हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ द साइंस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पूरे मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार रिमाइंड करते हैं पीछे की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने एटम के बारे में पढ़ा था, उसके साइज के बारे में पढ़ा था, कैसे हम उसको मेजर करेंगे, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था उनके सिंबल्स के बारे में कि कैसे जो एलिमेंट्स, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल्स रखे गए, ठीक है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास क्या होता है और कैसे हम उसको मेजर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्या कह रहा है कि जब जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी अपनी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी वो किस पे बेस्ड थी? वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, उनके अकॉर्डिंग क्या कहा था उन्होंने कि हर एक एलिमेंट का मास जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, यानी कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो एक जैसा नहीं हो सकता। तो यानी कि इस थ्योरी ने क्या किया था, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई थी ये थ्योरी। तो उसी के कारण फिर साइंटिस्ट का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बन गया कि अब तो जो एटम्स वगैरह है उनका एटॉमिक मास को मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अब जो साइंटिस्ट वगैरह थे वो क्या हो गए, पूरी तरह से हाथ धोकर पीछे पड़ गए एटम के एटॉमिक मास के कि कैसे इसको डिटरमाइन किया जाए। लेकिन एक एटम जो साइज में इतना छोटा है, बहुत छोटा है, नैनोमीटर में कह सकते हैं जिसको हम, जिसकी रेडियाई को मेजर कर रहे हैं, तो उसके एटॉमिक मास को मेजर करना इतना भी आसान नहीं है। अब सीधी सी बात है ना, कोई चीज हमें दिखाई भी नहीं दे रही, साइज में इतनी छोटी है, तो उसके एटॉमिक मास को मेजर करना एक आसान काम तो नहीं था। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। क्यों? और कह सकते हैं इतने छोटे एटॉमिक मास को अगर मान लो हम मेजर भी करेंगे तो उसके लिए यूनिट्स भी क्या होंगी, अलग होंगे। हम ऐसे एलिमेंट्स को, यानी कि ऐसे किसी भी चीज के मास को कह सकते हैं हम ग्राम या किलोग्राम में तो नहीं माप सकते। उसको मापने के लिए क्या किया था, आईयूपीएसी ने एक अलग यूनिट दी थी, ठीक है, जिसको क्या नाम रखा गया, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एएमयू जिसको लिखा गया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म थी एएमयू, इसकी फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। तो आईयूपीएस ने कहा कि एटम के मास को मेजर करने के लिए हम एएमयू का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको आज के टाइम पे कह सकते हैं एएमयू की जगह यू भी बोल दिया जाता है, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक। अब ये जो 1 एएमयू था वो किसके इक्वल था? वो इक्वल था वही मास ऑफ 1 कार्बन एटम, यानी कि एक कार्बन एटम मास के इक्वल था। अब देखो इतने छोटा एलिमेंट्स है, अब कह सकते हैं इसके किसी भी चीज को, कोई भी सब्सटेंस है, अगर हमें उसका मास को मेजर करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे रेफरेंस होना चाहिए भाई, जिसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम कंपैरिजन करके उसके मास को कैलकुलेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल देखो हम क्या करते हैं, जब हम बाजार में जाते हैं फल या सब्जी को खरीदने के लिए, हमें क्या करना होता है, मान लो हमें 1 किलो सब्जी लेनी होती है, गोभी लेनी होती है, हमें टिंडे लेने होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो कैसे ले पाते हैं हम? वो जो कह सकते हैं जो दुकानदार जो होता है वो क्या करता है, एक तराजू में बांट को रखता है, ठीक है। यानी कि 1 केजी, हाफ केजी, जितना भी जो अमाउंट वो लेना चाहता है कंज्यूमर हमारा, तो वो क्या करता है, एक तराजू में बांट को रखता है और दूसरी तराजू में वो सब्जियों को डालता है, और जैसे ही वो दोनों, जो तराजू के जो दोनों सेक्शन है वो इक्वल हो जाते हैं, तो वहां पर वो क्या कर देता है, वो जो अमाउंट है वो उसकी हो चुकी होती है, यानी कि वो 1 केजी हो चुका है और वो उन्हें दे देता है। ठीक इसी तरह से अब इन एटम के मास को भी कह सकते हैं मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए था, एक रेफरेंस एलिमेंट चाहिए था, जिससे हम कंपैरिजन करके बाकी सारे एलिमेंट्स के मास को मेजर कर पाए, डिटरमिन कर पाए। तो अब उसके लिए कह सकते हैं हाइड्रोजन को भी चुना गया, ऑक्सीजन को भी चुना गया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन को क्यों चुना गया, क्या क्या कारण थे, लेकिन ये कह सकते हैं ये भी कैसे फेलियर हो गया बेटा, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन कारण क्या था, जब ऑक्सीजन को चुना गया एटॉमिक रेफरेंस के तौर पे, तो इसका जो कह सकते हैं वो 1 एएमयू जो था वो किसके इक्वल हो गया था, 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ ए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के इक्वल हो गया था। अब ऑक्सीजन को चुनने के दो कारण क्या थे? सबसे पहला कारण तो ये था कि ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स, यानी कि ऑक्सीजन जो कह सकते हैं बहुत बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो आसानी से एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करती है। दूसरा कारण क्या था, दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर, यानी कि ऑक्सीजन को से कंपेयर करने पर जब बाकी दूसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को मेजर किया गया, तो वो क्या थे,
वहाँ से हमें वोल नंबर मिल रहे थे। मान लिया कि जैसे ही हमने कार्बन का किया तो हमें 10 मिल गया, यानी कि वोल नंबर मिल रहे थे। हमें पता है कि वोल नंबर क्या होता है, वो उसको कह सकते हैं याद करना आसान हो जाता है, कैलकुलेशन ईज़ी हो जाती है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट था। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पे रहे और ऑक्सीजन को क्या कर दिया गया, रेफरेंस के तौर से हटा दिया गया। फिर किसका नाम आया? फिर आया कार्बन का। फिर किसको चूज़ किया गया भई? कार्बन को, और कार्बन के भी कह सकते हैं C12 आइसोटोप को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। अब कार्बन को क्यों सिलेक्ट किया गया? क्यों? पहली बात पॉइंट तो क्या था कि कार्बन जो होता है वो अर्थ की क्रस्ट में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, कह सकते हैं अबंडेंस में पाया जाता है, तो इसलिए कार्बन को सिलेक्ट किया गया, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या था? नॉट हाइली रिएक्टिव, यानी कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की तरह ज़्यादा हाइली रिएक्टिव नहीं है, ठीक है? वो आसानी से किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसे नहीं होगा कि कार्बन है, कार्बन के कॉन्टैक्ट में कुछ भी आया और उसने जल्दी से रिएक्शन कर लिया, ठीक है? तो वो आसानी से रिएक्शन नहीं करता। अगला पॉइंट क्या है? वो लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, यानी कि इतना भी डल नहीं है कि उसके पास कोई कह सकते हैं ऐसे घूमता रहेगा और वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। यानी कि वो क्या, उसकी दोनों ही प्रॉपर्टी जो थी वो क्या थी? मॉडरेट थी, यानी कि ना ज़्यादा रिएक्टिव था और ना ही लेस रिएक्टिव था। और फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं कि कार्बन के जो उस टाइम पे जो कह सकते हैं आइसोटोप्स थे, बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में कम ही थे, यानी कि कार्बन के सिर्फ 3 ही आइसोटोप्स थे। कौन-कौन से थे? वो कह सकते हैं एक तो था C12 था, एक C12, एक C13 था और एक C14 था। अब इनमें से जो C12 था वो काफ़ी अच्छी मात्रा में था, यानी कि 99% कुछ अमाउंट में प्रेज़ेंट होता है। लेकिन जो C13 और C14 है वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेज़ेंट होते हैं, यानी कि इनका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला था उस चीज़ पर। तो कार्बन को क्या किया? आइसोटोप्स के तौर पे रेफरेंस के तौर पे इसको सिलेक्ट कर लिया गया इनकी इन कारणों की वज़ह से। अब यहाँ पर कार्बन को सिलेक्ट करने पर अब जो हमारा 1 एएमयू है, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है, वो किसके इक्वल हो गया भई? वो इक्वल हो गया एग्ज़ैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, ठीक है? यानी कि C12 के 1 एटम के मास के 1/12 के इक्वल वो हो गया। एक बार देख लेते हैं, कैसे इसको हम कह सकते हैं 1 एएमयू को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लेते हैं। देखो क्या दिया गया है, इसको क्या किया हमने असाइन कर लिया कि जो 12 एएमयू है ना, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, यानी कि कार्बन के C12 आइसोटोप के 1 एटम ऑफ मास के इक्वल क्या है? 12 एएमयू हो जाएगा। तो ये तो क्या है? 12 एएमयू है। अगर हम यहाँ से 1 एएमयू की वैल्यू निकालना चाहें, तो 1 एएमयू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये जो 12 है वो एएमयू के क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के अगर वो इस साइड आएगा तो वो कहाँ हो जाएगा? इसके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ये क्या आ जाएगा? 1/12 दी 1 एएमयू किसके इक्वल हो जाएगा? 1/12 दी मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब एटॉमिक मास यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है वो देख लेते हैं एक बार। तो जो एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन के जो C12 जो है उसका मास कितना होता है भाई? उसका मास होता है 12 ग्राम पर मोल। ये जो मोल है इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में आने वाला है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, तब हम डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी बस ये जान लो कि मोल कुछ टर्म होती है, ठीक है? तो क्या करेंगे, ये क्या होता है एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का वो क्या होता है 12 ग्राम पर मोल होता है। अब इस 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, ठीक है? ये जानते हैं। तो 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल ऑफ C12 एटम किसके इक्वल हो जाएगा भाई? इसमें कितने एटम्स होते हैं? इसमें होते हैं, एक मिनट, यानी कि 1 मोल किसके इक्वल होता है वो लिख लेते हैं।
तो जो 1 मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? वो होता है एवोगैड्रो नंबर के, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर की। तो जो 1 मोल जो होता है उसमें अगर हम एटम्स की बात करें तो क्या होते हैं, इतने एटम्स हो जाते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, आयंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आयंस आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई 1 मोल की वैल्यू। अब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना होता है? 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम्स का मास कितना होता है भाई? कितना होता है? 12 ग्राम होता है। देखो ये क्या है चीज, ये ग्राम में होती है। ठीक है, यानी कि 1 मोल ऑफ C12 एटम्स का मास कितना होता है? 12 ग्राम होता है। और अब हमें पता है 1 मोल किससे इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर, यानी कि इतने एटम, एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। तो हमें किसका मास चाहिए? हमें चाहिए मास 1 एटम ऑफ C12, हमें 1 एटम का चाहिए। और एक मोल में कितने एटम होते हैं? इतने होते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख दें, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब इनका मास कितना है भाई? 12 ग्राम है। तो यहाँ से इतने एटम्स का अगर 12 ग्राम है तो क्या हम यहाँ से 1 एटम का निकाल सकते हैं मास, कि 1 एटम ऑफ C12 का कितना मास हो जाएगा भाई? ये जो भी नंबर है एवोगैड्रो नंबर, ये इधर आकर कहाँ हो जाएगा? इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? अब ये जो है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा 12, ये ऊपर क्या था हमारा? ग्राम था ना। ठीक है, अब ये आ गया 1 एटम ऑफ C12 के मास के इक्वल आ गया। अब इसको क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 AMU वाली इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? हमारा यहाँ पर 1 AMU किसके इक्वल हो जाएगा भैया? मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 कितना आया हमारा? पहले इसका ये लिख लेते हैं, नीचे वाला 1/12 जो है ये क्या है? 1/12 इंटू ये कितना आया? मास ऑफ 1 एटम का कितना आया भाई? 12 ग्राम, अपॉन में क्या आया है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा यहाँ पर? 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 1 AMU की। ठीक है, तो 1 AMU में कितने का जो मास होता है वो कितना होता है भाई? 1.66 इन 10 टू द पावर 24 ग्राम। अब अगर हमें किसी भी एलिमेंट का मास निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इजी से निकाल लेंगे AMU में। तो किसके इक्वल हो जाएगा? यानी कि जो कोई भी हमारा एलिमेंट है उसका मास ले लेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर? मास ऑफ द एलिमेंट, जिस किसी का भी हमें निकालना है, और अपोन में क्या कर देंगे? जो 1 AMU का जो मास होता है, यानी कि 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये यहाँ पर ग्राम पर MU हो जाएगा भाई, है ना? क्योंकि ये जो मास है, ये इतना जो मास है वो किसका है? 1 AMU का है। तो यहाँ पर भी इसको यूनिट को रख देंगे हम ग्राम पर AMU। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मास होगा वो भी किस में होगा? ग्राम में होगा। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और मास हमारा किस में आ जाएगा? AMU में आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के मास को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमें कह सकते हैं इस तरह से, क्या करके हमें क्या हो जाएगा? सभी के जो जो 1 AMU की वैल्यू हमें समझ में आ गई। देखो एक बार फिर से देख लो क्या है। जो 12 AMU है वो किसके इक्वल है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 के। और यहाँ से 1 AMU की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 12 कहाँ आ जाएगा? इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब हमें पता है जो एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का, उसका मास कितना होता है भाई? 12 ग्राम पर मोल होता है। ये ग्राम पर मोल में है, ध्यान रखना।
और 1 मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 × 10⁻23। अगर एटम्स है तो एटम्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे, आयन है तो आयन आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। और 1 मोल ऑफ C12 एटम्स का मास हमें कितना दे रखा है, 12 ग्राम। ठीक है, यानी कि देखो ये यहाँ पे दिख रहा है ना, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये क्या है 12 ग्राम पर मोल। पर मोल का मतलब क्या है कि 1 मोल में कितना मास आएगा कार्बन का, 12 ग्राम आएगा। और हमें पता है 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, इतने एटम्स होते हैं, तो हम यहाँ पर 1 मोल की वैल्यू रख देंगे 6.022 × 10⁻23। ठीक है, और ये इधर जब हम यहाँ से 1 एटम का वैल्यू निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आएगा। और इसको हम क्या कर देंगे 1, ये जो हमारा मास आया वो किसका आया है, 1 एटम ऑफ C12 का आया है। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 ही तो चाहिए। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को पूरा पुट कर देंगे और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 × 10⁻24 ग्राम पर AMU। यानी कि एक AMU की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.66 × 10⁻24। इस तरह से हम किसी भी बाकी दूसरे एलिमेंट का निकालें, यानी कि मान लो हमें ऑक्सीजन का निकालना, तो ऑक्सीजन का मास यहाँ पुट कर देंगे, नीचे इससे डिवाइड कर देंगे, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा AMU में मास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आई होप कि डाउट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो ये एग्जाम्पल वगैरह दे रखा है, जैसे कि क्या कह रहा है ये कि एक फ्रूट सेलर है। ठीक है, वो क्या है, फ्रूट बेच रहा है, उसके पास क्या है, ये एक तरबूज है। ठीक है, उसने इसको क्या किया 12 इक्वल पीसेस में कट कर दिया। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो इसके 12 इक्वल पीसेस हैं, तो इसका जो एक पीस है, सॉरी, तो जो इसका ये एक पीस है भाई वो किसके इक्वल है, 1 AMU के इक्वल है। अगर इसके तरबूज का यानी कि एक पीस 1 AMU के इक्वल है, हम इसको मान के चलते हैं, मान ले इसके पास क्या कोई बाट वगैरह नहीं है भाई चीजों को तोलने के लिए, तो इसने क्या किया तरबूज के इन्हीं पीसेस को रेफरेंस के तौर पे ले लिया, जैसे हमने कार्बन को लिया है। ठीक है, तो उसका थोड़ा यहाँ पर कह सकते हैं, इसको रिलेट करते हैं उससे। तो कैसे हम इसको करेंगे कि इसका जो एक पीस है वो क्या है 1 AMU के इक्वल है, तो इस तरबूज को क्या करो तुम कार्बन आइटम मान लो, और बाकी ये जो इधर जो भी टमाटर सेब रखे हुए हैं उनको बाकी दूसरे एलिमेंट्स मान लो। तो जैसे ही हमने कह सकते हैं यहाँ पर मान लिया हमने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन को हमने पुट किया, छोटा लेके चलते हैं। चलो पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हाइड्रोजन को रख दिया तराजू में। जैसे हमने इधर हाइड्रोजन को रखा तो उधर हमने क्या किया, तरबूज की एक स्लाइस यहाँ पे रखी, एक पीस को यहाँ पर रखा, और दोनों ही तराजू हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक ही स्लाइस को रखने से दोनों तराजू इक्वल हो गए, तो इसका मतलब, और एक स्लाइस का मास कितना, पीस का जो मास है वो किसके इक्वल था भाई 1 AMU के, यानी कि एक हाइड्रोजन का मास क्या आ गया 1 AMU आ गया। ठीक है, अगले टाइम पे हमने क्या किया, यहाँ पर नाइट्रोजन को पुट किया। जब नाइट्रोजन को हमने यहाँ पर इस तराजू में रखा तो उस तरफ हमें क्या करने पड़े, 14 पीस रखने पड़े तरबूज के। ठीक है, और एक तरबूज किसके इक्वल है, एक जो स्लाइस है वो किसके इक्वल है 1 AMU के। तो अगर हमें 14 पीसेज अगर इसके रखने पड़े, तो यानी कि नाइट्रोजन का मास कितना आ गया भाई 14 AMU आ गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन को रखा, और जब हमने यहाँ पर कह सकते हैं ऑक्सीजन को रखा, तो उस केस में हमें इस तराजू में 16 पीसेज रखने पड़े, तब जाकर कह सकते हैं हमारे दोनों तराजू क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना होता है 16 AMU हो गया। तो इस तरह से क्या किया, इन तरबूज को आप कंपेयर कर लो कार्बन से, और बाकी ये जो इधर जो भी रखा जा रहा है उसको कंपेयर कर लो बाकी दूसरे एलिमेंट्स से। तो इस तरह से कार्बन को रेफरेंस मानकर क्या किया, बाकी सभी एलिमेंट्स के वेट को निकाला गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल भी दी होगी जिसमें कह सकते हैं इन एलिमेंट्स के मासेस वगैरह दे रखे हैं, जैसे कि देखो हाइड्रोजन का मास कितना है, एटॉमिक मास यूनिट में देखे, यू में यूनिफाइड मास में अगर देखे तो कितना होता है भाई 1 होता है। ठीक है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, 12 यूनिट होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये कुछ एक टेबल दे रखी है जिसमें इन एलिमेंट्स के मास दिए गए हैं। तो आपको कैसे, मैं आई होप कि आपको आज के लेक्चर में जो कुछ भी डाउट्स वगैरह थे वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अब बस इसी तरह से मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, मेहनत करते रहिए।